अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की ही तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ग्रीष्मकालीन भिंडी की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीक, लहसुन की अधिक उपज के लिए फसल में किए जाने वाले कार्य, अधिक दूध उत्पादन देने वाली साहीवाल नस्ल पर जानकारी, हमारे जिन किसानों के खेत खाली हैं और सिंचाई जल की व्यवस्था है, उनके लिए ये जो वक्त चल रहा है ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और इसी के अंतर्गत आज हम जानकारी देने जा रहे हैं जायद भिंडी की खेती के बारे में। तो गर्मियों में भिंडी की अधिक उपज देने वाली कौन कौन सी किस्में हैं, साथ ही इसकी बुआई की उचित तकनीक कौन सी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. सिंह। भिंडी की किस तरह से उन्नत खेती की जाए गर्मी में और अधिक से अधिक लाभ लिया जाए, इसके बारे में हम वैज्ञानिक चर्चा करेंगे या किस तरह से वैज्ञानिक खेती की जाए कि अधिक से अधिक लाभ ले सकें। सबसे महत्वपूर्ण है कि भूमि का चुनाव। भूमि ऐसी होनी चाहिए जिसका पीएच मान उदासीन हो, लगभग 6.5 से 7, और भूमि गहरी होनी चाहिए, अर्थात लगभग 6 इंच से नीचे तक कोई भी हार्ड पेन या कह सकते हैं कि तह नहीं होनी चाहिए, हार्ड तह नहीं होनी चाहिए। ऐसी भूमि का हम चुनाव कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत में एक बार डिस्क हैरो चलाएं तथा 2 बार कल्टीवेटर से जुताई कर पाटा लगा दें और उसी समय खेत में 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद भी मिला दें तथा रासायनिक उर्वरक प्रबंधन के लिए यूरिया 176 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 372 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 102 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें, जिसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास की पूरी मात्रा और यूरिया की आधी मात्रा को बुआई के समय आधार खाद के रूप में दें और बची हुई यूरिया की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर फसल की 30 और 60 दिन की अवस्था पर ऊपरी वेसन के रूप में प्रयोग करें। इसके बाद आता है कि हम कैसी किस्मों का चुनाव करें। तो विशेष रूप से यदि हम ओपी वैरायटी की बात करें तो इसमें BRO 6 है, BRO 7 है या BRO 10 है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें पीत सिरा रोग नहीं आता है, तो ये इस रोग से मुक्त किस्म है, तो इसका उपयोग कर। परवनी क्रांति है। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने कई हाइब्रिड निकाले हैं, उनका भी अपन उपयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी बुवाई करें 12 से लेके 14 किलो प्रति हेक्टेयर की बुवाई की जाती है, लेकिन यदि अपन गर्मी में लगा रहे हैं तो उस समय लगभग आपको 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बुवाई करनी चाहिए। यदि अधिक बीज दर का उपयोग करेंगे तो उसका काफी लाभ मिलता है। भिंडी की फसल को भूमि और बीज जनित फफूंदी रोगों से बचाने के लिए बीजों को कार्बेडाजिम दवा की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित कर ही बुआई करें और बीजों की बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी
15 से 20 सेंटीमीटर ही रखें। कि जब आप इसकी बुवाई कर दें तो लगभग जैसे ही 15-20 दिन की पौध हो तो उसके पश्चात आप 1 से लेके 1.5% यूरिया का घोल का स्प्रे करें। दूसरा, बाजार में NPK 19-19 करके कई उत्पाद आते हैं, उनका भी समय समय पर हम 10 या 15 दिन के अंतराल पर यदि हम इसका स्प्रे करते रहें तो आप देखेंगे कि आपको जल्दी फल मिलेंगे और उच्च गुणवत्ता के मिलेंगे और ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, भिंडी की फसल के साथ ही कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं जो कि फसल के साथ खाद उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे भिंडी के पौधे का सही विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल में निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें और मजदूरों की कमी होने पर खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करें। दूसरा, हमारा किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें हमेशा स्प्रिंकलर से सिंचाई करें, क्योंकि सिंचाई निश्चित अंतराल से आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में इसको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 या 4 दिन के अंतराल पे या 7-6 दिन के अंतराल पे आप इसको समय समय पर सिंचाई करते रहें और इसके जो मुलायम जो फल हैं निकालते रहें और इसको बाजार में बेचते रहें, तो आपको अधिक से अधिक आपको फायदा मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई लहसुन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में अभी कंदों का विकास हो रहा है और इस समय फसल में सिंचाई की उचित व्यवस्था करना बेहद जरूरी होता है। साथ में फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण भी करना जरूरी है, तभी फसल से आगे चल करके अधिक उपज मिल सकेगी। तो लहसुन की फसल में इन सभी कार्यों को किस तरह से करना है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RK यादव से। किसान भाइयों, मैं आज आपको जो लहसुन की खेती है उसमें जो समस्याएं आती हैं कीट बीमारियों की, उसके बारे में बताना चाहता हूं। किसान भाइयों, लहसुन वैसे तो किसान भाई बहुत समय से करते आ रहे हैं, काफ़ी उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन लगातार जो समस्याएं आ रही हैं कीटों की या बीमारियों की और उसके नियंत्रण में किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने जो लहसुन की फसल लगा रखी है वो इस समय अपनी बढ़वार की अवस्था पर होगी और उसमें कई प्रकार के रोगों का भी प्रकोप होगा, जिसके कारण फसल का वृद्धि और विकास रुक जाता है तथा लहसुन के कंद भी अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं और फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए इन रोगों का नियंत्रण करना जरूरी होता है। हम अगर बात करें जो फफूंदजनक ब्लाइट है, इस बीमारी में धब्बे बनने के साथ में पत्ता जो फसल के पौधे हैं वो पीले पड़ने लगते हैं और पीले पड़ने के साथ सूखकर वो पौधे खत्म हो जाते हैं। तो इस बीमारी के बचाव के लिए किसान भाई जो मैंकोजेब आता है वो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद में वो इसी घोल का दोबारा बनाकर 15-20 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। जहाँ तक पाउडरी मिल्ड्यू जिसमें सफ़ेद पाउडर पत्तों पे जम जाता है, उसके लिए जो भी सल्फर फफूंदनाशक है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर किसान भाई छिड़काव करें और इसके एक छिड़काव से ही किसान भाइयों को इसमें फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन छिड़काव तभी करें जब आप अपनी फसल पर सफ़ेद पाउडर पत्तियों पर देखें, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जो दूसरी बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू में भी पत्तियों पर नीचे की साइड में धब्बे बन जाते हैं और एक उठी हुई सी उसमें बढ़वार दिखती है। उसके लिए किसान भाई मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी प्रयोग मिला सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोथेनोल एक और फफूंदनाशक आता है, किसान भाई उसका भी प्रयोग में ला सकते हैं। लहसुन की फसल में कई प्रकार के रस चूसक कीटों का भी आक्रमण होता है और ये कीट लहसुन की पत्तियों से लगातार रस चूसकर उसे नुकसान पहुंचाते रहते हैं,
जिसकी वजह से लहसुन की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने लगती है और आगे चलकर ऐसी फसल से कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। इसलिए इन कीटों का भी समय रहते नियंत्रण करें। लहसुन की फसल में थ्रिप्स की बड़ी समस्या आती है और इसके कारण थ्रिप्स जो नुकसान करता है, उसके अलावा वो कुछ बीमारी भी उसके साथ में फैलाता है। थ्रिप्स है, इसके अलावा माहू भी इसमें आता है। सूत्रकृमि की बड़ी समस्या रहती है इसमें। जो मकड़ी है, मकड़ी भी इसमें नुकसान करती है। तो इन सब के बारे में जानकारी ये है कि अगर इसमें आपकी फसल में थ्रिप्स या माहू आ रहा है, उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, आप जब फसल में घूमते हैं, तो उसके लिए आप जो कीटनाशक हैं जैसे थायोमिथोक्सोम आता है, एस्टामिप्रिड पाउडर आता है या फिर फिप्रोनिल एक और आता है, इनमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो किसान भाई 0.5 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करें और इस दवाई का छिड़काव आप फ्रिक्वेंटली लगातार 15-20 दिन के अंतराल पे करते रहें, क्योंकि ये जो कीट हैं, थ्रिप्स है, एफिड है, जेसिड है, जो रस चूसने वाले कीट हैं, ये लगातार हमारी फसल में पूरे साल भर बने रहते हैं। तो इन दवाइयों का प्रयोग आप लगातार करें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि इन कीटों को प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए आप इसमें जैविक जो कीटनाशक हैं उनका भी समावेश करें, क्योंकि लगातार एक ही एक कीटनाशक का या रासायनिक का प्रयोग करने से उन कीटों में जो कीटनाशक है उनके प्रति लड़ने की एक जो क्षमता बन जाती है, उसको नहीं क्षमता बने, उसके लिए हमें जैविक कीटनाशक का इसमें समावेश करना पड़ता है। जिस नीम का तेल है, नीम का तेल अगर हम बीच बीच में प्रयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल से ये कीट दूर रहेंगे। इसके अलावा जैसे मैं निमेटोड की बात की, तो निमेटोड के लिए हमें फसल जब हम जो इसके बल्ब हैं वो खेत में लगाते हैं, उससे पहले हमारे खेत में फोरेट आती है या फिर काबेफुरान, वो खेत में मिलाकर हम उसके बाद ही हम हमारी जो कंद हैं ये लगाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में हमारी फसल में निमेटोड की समस्या नहीं आती है। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था अभी, माइट की बड़ी समस्या रहती है। माइट अगर हम हमारी आंखों से देखें तो हमें हमारी फसल पे नज़र नहीं आएगी और उसके द्वारा पत्तियों पे बारीक बारीक से धब्बे बनते हैं और पत्तियाँ सूखने लगती हैं और पौधा खत्म हो जाता है। उसके लिए जो बाज़ार में है प्रोपारजाइट नाम कीटनाशक आता है, ओमाइट के नाम से, वो 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी मिला घोल तैयार करें और खेत में छिड़काव करेंगे तो हमारे खेत से माइट की समस्या दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर हम ये जो तरीके मैंने बताए हैं आपको, जैविक और कीटनाशक का जो हम समावेश करके हमारे खेत में प्रयोग करेंगे तो जो समस्या है आने वाली है, वो जो कीटनाशक या जो कीट खेत में आ रहे हैं, वो कीटों से हमारी फसल बचकर स्वस्थ रहेगी और हमारी फसल से उत्पादन बढ़कर हमको अधिक मुनाफा हम लोग कमा सकते हैं, फायदा कमा सकते हैं। आगे और भी बहुत सी रोचक जानकारियां बाकी हैं, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के बहुत से किसान भाई डेयरी व्यवसाय से जुड़कर कई नस्लों की गाय और भैंसों का पालन कर रहे हैं, लेकिन आज हम जानकारी लाए हैं अधिक दूध देने वाली गाय की साहिवाल नस्ल के बारे में। अतः इस नस्ल की गाय की क्या पहचान है तथा इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस विषय पर जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर DK यादव से। वैसे तो 39 पूर्ण रूपेण चिन्हित नस्लें पाई जाती हैं गायों की, लेकिन इन 39 नस्लों में से भी कुछ तो केवल डेयरी पर्पस के लिए होती हैं, कुछ डेयरी प्लस भार ढोने दोनों के लिए होती हैं और कुछ का उपयोग केवल और केवल भार ढोने के लिए किया जाता है। हमारे देश में प्रमुख रूप से 4 नस्लें ऐसी हैं जिनका कि हम डेयरी के उपयोग में लाते हैं। उन चारों में से पहला स्थान है साहिवाल का, दूसरा गिर, तीसरा थारपारकर और चौथा रेड सिंधी है। साहिवाल की बात अगर हम करें किसान भाइयों, तो ये साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान के साहिवाल जिले के मोंटगोमरी नामक स्थान को माना जाता है।
आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाइयों को दुधारू पशुओं की अच्छी नस्ल की पहचान न होने के कारण वह पशुओं को खरीदते समय अक्सर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज हम गाय की साहिवाल नस्ल के बारे में जानकारी लाए हैं। तो आइए जानते हैं इस नस्ल की गायों की पहचान और विशेषता के बारे में। किसान भाइयों, इस गाय का शारीरिक बनावट सबसे पहले रंग से शुरुआत करते हैं। रंग इसका लाल, गहरा लाल से लेकर के हल्का भूरा रंग का भी होता है और कुछ में सफ़ेद रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। इन गायों की जो शरीर की बनावट होती है वो मांसल होती है, पौष्ट होते हैं और पूंछ इनकी छोटी होती है। इनके सींग जो होते हैं छोटे और निकले हुए होते हैं। किसान भाइयों, इन गायों का एक जो ड्यूलैप होता है, गोलकम्बल जिसको कहते हैं, ये भी वेल डेवलप्ड होता है। इस गाय के प्रथम ब्यात के समय आने की जो उम्र होती है वो लगभग 37 से लेकर के 48 महीने तक की होती है। इनके पशु जो होते हैं अच्छे नस्ल के होते हैं, अच्छे दुधारू पशु होते हैं। इनके दूध उत्पादन में वसा की जो मात्रा होती है वो 4.5% और पर ब्यात दूध देने की क्षमता इनकी जो है लगभग 1700 किलोग्राम से लेकर के 2600 किलोग्राम तक होता है, जबकि औसत रूप से 2270 किलोग्राम प्रति ब्यात हम इनसे दूध का उत्पादन कर सकते हैं। दो ब्यातों में अंतर लगभग 13 से लेकर के 15 महीने का होता है। किसान भाइयों, ये नस्ल जो है इस समय भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ दुधारू नस्लों में से एक है। इस गाय की एक और विशेषता है कि ये किलनी परजीवियों से इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी है। आजकल जो संकर प्रजाति की गायों में किलनी की समस्या या परजीवियों की समस्या है, इस गाय में एकदम नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से जो हम खर्च करते हैं पशुओं के स्वास्थ्य के ऊपर वो हमारा कहीं ना कहीं बच जाता है। दूसरी समस्या ये है कि आजकल जैसे पशु एक बार गर्भ में आ जाते हैं, गर्भ उनका ठहर जाता है, बच्चे देते हैं, वापस जब दूसरी बार या तीसरी बार वो गर्मी में आते हैं तो जो रुकते नहीं हैं, जिनको कि हम कहते हैं बांझपन की समस्या। हमारे देश की जो स्वदेशी नस्लें हैं उनमें इस तरह की समस्याएं भी कम से कम होती हैं। आजकल हमारे यहाँ असामयिक सूखा की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ पशुओं के रखरखाव में जो पशुपालकों को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अगर मेरा सुझाव ये है कि आप किसान भाई अपने देश की उन्नतशील नस्लों में से साहिवाल का चयन करते हैं तो आपको कम लागत में ही ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बकरियों में कई तरह के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में अगर आप बकरियों में सही समय पर रोगों की पहचान कर इलाज करवा लें तो होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो बकरियों में कौन कौन से रोग लगते हैं और इसका क्या निदान है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर एच.ए. तिवारी। किसान भाइयों, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बकरियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए, उनको बीमारियों से बचाया जाए। बीमारियां होने न पाएं, उनके रोकथाम की आवश्यकता होती है। इसके लिए बकरियों को विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। उनमें सबसे पहला जो टीका है वो PPR बीमारी है, जिसमें कि जिस बकरी को ये बीमारी होती है उसको दस्त होते हैं, मुँह में छाले पड़ जाते हैं, 106 डिग्री बुखार होता है और नाक से पानी आता है। किसान भाइयों, ये इतनी गंभीर बीमारी है। इस रोग से प्रभावित बकरियों को मरने से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और लगभग 70 से 90% तक बकरियां मर जाती हैं। इसीलिए इस रोग से बकरियों को बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। कभी भी आप फार्म खोलने जा रहे हैं, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फार्म शुरू करने से पहले या बकरियां खरीदने से पहले PPR टीके की व्यवस्था आप बाजार से कर लें। ये टीका बाजार में उपलब्ध है। 1 ml त्वचा के नीचे, चमड़े के नीचे लगाया जाता है और एक बार अगर आप लगा देते हैं तो 3 साल तक इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। तो कभी भी फार्म अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप तो इस बात का ध्यान रखें कि बकरियों को खरीदने के बाद 1 सप्ताह उनको रेस्ट दें, आराम करेंगी और उसके बाद उनको जो है ये टीका आप लगा दें। 2 टीकों के बीच में लगभग 10 से 15 दिन का अंतर जो है रखा जाना चाहिए।
बकरियों में दूसरी बीमारी आती है एंट्रोटॉक्सीमिया, जिसे आंतों का जहर भी कहा जाता है। ये बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है और इस बीमारी में अधिकतर मेमने प्रभावित होते हैं। और इनका मुख्य कारण इस बीमारी का होता है इनके शरीर में बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसी का अटैक होता है इसमें बकरियां जो होती हैं या जो बच्चे होते हैं, अगर वो ज्यादा मात्रा में दाना चारा खा लेते हैं, जिसको हम ओवर फीडिंग कहते हैं, अथवा आपने खिलाए जाने वाले चारे में अचानक कोई परिवर्तन कर दिया है, तो उसके कारण भी बकरी ज़्यादा मात्रा में चारा खा जाती है, तो उससे बीमारी होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि बकरी के पेट में दर्द होने लगता है, चिल्लाती है, वो पेट काफ़ी फूल जाता है, उसमें गैस बनती है और वो कभी कभी ऐसा होता है कि दस्त भी आते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ती है, पैर चलाती रहती है। तो इससे बचने के लिए जो है हम जो भी लक्षण के उपचार होते हैं वो हम इनको करते हैं। पेट दर्द की दवा देते हैं, आफरा की दवा देते हैं और जो पेट में इनके एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडा भी दे सकते हैं, पिला सकते हैं। लेकिन इनसे बचने के लिए जरूरी होता है कि आप इस बीमारी का टीकाकरण करें। बाजार में ईटी रक्षा के नाम से टीका जो है उपलब्ध है। 2 ml त्वचा के नीचे, चमड़े के नीचे हम लगाते हैं और एक बार अगर हम लगा देते हैं तो इस टीके से करीब 1 साल तक बीमारी से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर ये टीका फरवरी माह में लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि ये टीका एक बार लगाने के बाद दूसरा टीका 14 से 21 दिन पर अवश्य लगवाएं। ये टीका लगाने से बकरियों में रोग रोधक क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा रोग है किसान भाइयों, खुरपका मुहपका। खुरपका मुहपका एक विषाणुओं से होने वाला रोग है। इसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों के बीच में जो क्लेफ्ट होता है उसमें भी छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है। मुंह में छाले पड़ जाने के कारण जानवर चारा नहीं खाता है और पैर में छाले पड़ जाने के कारण जानवर लंगड़ा के चलता है। एक पैर से भी लंगड़ा सकता है और चारों पैरों से भी लंगड़ा सकता है। इस बीमारी में जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इस रोग के कारण बकरी पालकों को आर्थिक हानि बहुत होती है। बकरी में दूध का उत्पादन बिल्कुल घट जाता है। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि इसका हम टीकाकरण करें। बाजार में FMD रक्षा के नाम से भी ये टीका उपलब्ध है। खुरपका मुहपका ओवैक के नाम से है। तो इसका 1 ml जो है मांस में लगाते हैं हम इंट्रामस्कुलर। इसको अगर लगा दें तो 1 साल तक बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। एक बीमारी होती है बकरी चेचक। बकरी चेचक एक ऐसा रोग है जो कि बकरियों में पूरे शरीर पर चेचक के दाने छाले पड़ जाते हैं। जानवर को बुखार आता है, आँख लाल हो जाती है, उससे पानी आता है, नाक से पानी आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और इसमें भी बकरियों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए भी टीका बाजार में उपलब्ध है, बकरी चेचक का टीका। और 1 ml त्वचा के नीचे या चमड़े के नीचे अगर हम लगा देते हैं तो 1 साल तक इस रोग से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, बकरियों के पेट में कई तरह के कीड़े हो जाते हैं, जिसके कारण पशु काफी कमजोर हो जाते हैं और उनसे अधिक उत्पादन नहीं मिल पाता। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, बरसात आने से पहले और बरसात खत्म हो जाने के बाद 2 बार बकरियों में पेट के कीड़े मारने की दवा आप जरूर पिलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप दवा बकरियों को पिला रहे हैं तो सुबह पिलाएं और खाली पेट पिलाएं। दवा पिलाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक उनको दाना और पानी मत दें, तो दवा का प्रभाव काफी अच्छा रहता है। दवाएं बाजार में बहुत सी उपलब्ध हैं, जैसे बेनमिंथ है, निलजान है, एल्बेंडाजाल है, फेनबेंडाजाल है, बहुत सी दवाएं हैं बाजार में। तो जो भी दवा बाजार में उपलब्ध हो, लेकिन डॉक्टर के निर्देशन में ही, पशु चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में आप दवा पिलाएं। एक बात का और भी ध्यान रखें कि जो दवा आपने बरसात से पहले जो है पिलाई है, उस दवा को बरसात के बाद मत पिलाएं। बरसात के बाद पिलाने वाली दवा को बदल दें, क्योंकि जब एक बार दवा ये पिला दी जाती है तो बकरियों में उसके खिलाफ रोग रोधक क्षमता पैदा हो जाती है। तो वही दवा अगर आप बरसात के बाद पिलाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम प्रतापपुर, जिला ग्वालियर के कृषक सुनील कुमार ने। यह एक्वेरियम में रंगीनी मछलियों का पालन किस प्रकार से करें, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुनील कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आप देखे होंगे शीशे के घर में
मछलियाँ, रंगीन मछलियाँ पाली जाती हैं। तो इसके बारे में हम आप जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाई या युवा हैं, विश्व में लगभग 600 प्रजाति की अलंकारी मछलियाँ पाई जाती हैं। भारत में फ्रेश वाटर और मेरीन ऑर्नामेंटल मछलियों के लिए कोलकाता, मुंबई और चेन्नई एक ब्रीडिंग सेंटर के रूप में उपलब्ध है। सजावटी मछलियों का जो पालन पोषण है विशेषकर इसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। जैसे उसका मछली घर, जिसे एक्वेरियम कहा जाता है, इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, मछलियों की प्रजातियाँ, जलीय पौधे का चयन, उसका तापमान, उस मछली घर का प्रकाश का नियंत्रण और उसके ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्योंकि मछलियाँ उसी जल में घुलित ऑक्सीजन से ही सांस लेती है। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। तो मछली घर की आकृति की अगर हम बात करें तो ये पूर्ण रूप से शीशे के बने हुए होते हैं और इसका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल अधिकतम होना चाहिए। आमतौर पर बाजार में विभिन्न आकृति के मछली घर उपलब्ध हैं, जैसे गोलाकार, अंडाकार, लेकिन आप देखें कि जिसका ऊपरी सतह क्षेत्रफल ज़्यादा हो उसी तरह के मछली घर को पसंद करना चाहिए। 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर ऊंचे आकृति वाले मछली घर को एक आदर्श मछली घर माना जाता है। इसलिए आप इसी अनुपात में अगर मछली घर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मछली घर के निचले सतह पर जो बिछाए जाने वाले पत्थर या कंकड़ होते हैं, ये भी कम से कम 2 इंच की ऊंचाई तक के होने चाहिए, क्योंकि उसमें जो जलीय पौधे हैं उसके बीच में आसानी से फंस जाएं और वो पौधे गिर ना पाएँ, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और उसकी सतह सामने की ओर ढालुआ होना चाहिए ताकि मछली के जो खाए गए मल, गंदगी इत्यादि लुढ़क कर सामने की तरफ जमा हो जाए एक तरफ, जिसे आसानी से हम प्लास्टिक की पाइप से जो सक्शन लगा रहता है उससे आप ड्रेन करके निकाल सकते हैं। जहाँ तक जल का बात है तो मछली घर के पानी डालने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जल साफ हो, प्रदूषण रहित नहीं हो और जल किसी प्रकार का जलीय कीट या जीवाणु उसमें नहीं हो। जलीय पौधों के चयन में मुख्य ध्यान देना आवश्यक ये है कि जब मछलियाँ भयभीत होती हैं तब वो जलीय पौधे में छुपती हैं। इसलिए आजकल प्लास्टिक के भी जलीय पौधे आते हैं या नेचुरल प्राकृतिक भी जलीय पौधे, उनको आप अवश्य लगावा करें। ये सजावट के काम आते हैं, मछलियों को छुपने में काम आते हैं। कुछ मछलियों के अंडे स्वभाव से चिपकने वाले होते हैं जो उस जलीय पौधों पर जाकर चिपक सकते हैं। दिन के समय जलीय पौधे मछलियों द्वारा श्वसन क्रिया में छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और मछलियों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। इस तरह से एक स्वस्थ वातावरण भी प्रभावित करती है जो आपके मछली के लिए आवश्यक है। जहाँ तक प्रकाश की बात है किसान भाई, तो मछली घर को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ सूर्य का प्रकाश समुचित रूप से आपके मछलियों को मिलता रहे, अप्रत्यक्ष रूप से आता हो, जिसके लिए आप विद्युत बल्ब 25 से 60 वाट का या ट्यूब लाइट 40 वाट का ट्यूब लाइट की व्यवस्था आप उसमें कर सकते। तो अन्य पशुओं की तरह श्वसन क्रिया में इनको घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जल से वायु के मिश्रण को लेने के यंत्र ही मिलता है, जिसके द्वारा यंत्र के द्वारा वो लेती हैं, अपने अंदर लेती हैं। मछली घर के एक कोने के निचले सतह से कुछ ऊपर वाले स्थान पर उस यंत्र को लगा दिया जाता है और एटर के सतत निकलते रहने से वायु के बुलबुले से बुलबुला जो निकलता है पानी का, हवा का, उसके द्वारा मछली घर में, मछली के पानी में हवा का बहाव होता है, मतलब एरेशन की प्रक्रिया होती है और साथ ही उसका तापमान भी नियंत्रित रहता है, विशेषकर गर्मियों के दिनों में। अगर व्यवसायिक स्तर पर करना चाहते हैं तो इससे आप अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सरसों की फसल में गेरवा रोग व माहू कीट का प्रकोप व उनका नियंत्रण। जायद मूंग उड़द की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुवाई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।